everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today, the topic is setting up a new administration. इस टॉपिक में नए एडमिनिस्ट्रेशन, नए शासन व्यवस्था की को किस तरह से सेटअप किया गया था इसके बारे में चर्चा होगी। और एक्चुअली दिस टॉपिक इट इज़ अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक में हम वारेन हेस्टिंग्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो वारेन हेस्टिंग ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड द कंपनी वॉज गेन द पावर नॉट ओनली इन बंगाल ऑल्सो इन मद्रास एंड बॉम्बे। उसके समय में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसके समय में कंपनी ने अपना पावर एक्सपेंड किया, केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि मद्रास और बॉम्बे में ही। दैट टाइम देयर वर 3 प्रेसिडेंसी इन इंडिया। उस समय में 3 प्रेसिडेंसी इंडिया में थे। सो वी शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रेसिडेंसी। एक्चुअली द प्रेसिडेंसी इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे एंड इट वाज हैंडल इन 3 प्लेसेज। और यह प्रेसिडेंसी जो थे यह प्रेसिडेंसी थे 3 प्रेसिडेंसी थे और 3 जगहों से इसे संचालित किया जाता था, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। दैट मीन्स देयर वेर 3 प्रेसिडेंसीज। फर्स्ट वाज सेटअप इन बंगाल, देन मद्रास, देन बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसी थे। सो हियर आई एम मेकिंग अंडरलाइन there were 3 presidency, Bengal, Madras and Bombay, and each presidency it was ruled by the governor and the supreme of these presidencies were known as a governor general। सभी प्रेसिडेंसी के हेड जो होते थे वो गवर्नर होते थे और जो इनका सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उसे गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं। So Warren Hastings was the first Governor General, introduced several administrative reforms in the sphere of justice। वारेन हेस्टिंग्स वह पहला गवर्नर जनरल था जिसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए थे जस्टिस के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में। So from 1772 a new system of justice was established। 1772 में एक नया जस्टिस सिस्टम वाज सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट में एक नया जस्टिस सिस्टम सेटअप किया गया था। देयर वेर 2 कोर्ट्स इन ईच इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट को स्थापित किए गए थे। वन इज़ द दीवानी एंड द सेकेंड इज़ द फौजदारी। फौजदारी दैट मीन्स द क्रिमिनल कोर्ट और दीवानी दैट मीन्स द सिविल कोर्ट। फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट में लोगों की सज़ा के बारे में और किसी भी क्राइम के बारे में डिसीजन किया जाता था। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसका डिसीजन होता था। और दीवानी अदालत में रुपये पैसे से संबंधित, ज़मीन जायदाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होती थी। द हेड ऑफ द दीवानी अदालत वाज द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दीवानी अदालत का जो हेड होता था वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था। एंड द लॉज वाज इंटरप्रेटेड बाय द मौलवीज एंड द हिंदू पंडित। और जो लॉ होते थे इन दीवानी अदालत में, जो कानूनों की व्याख्या की जाती थी वह मौलवी और पंडितों के द्वारा किया जाता था इंडियन लॉ के अनुसार। लेकिन उसका हेड जो होता था वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था। But in the criminal court, it was still under a Qazi and Mufti, but under the supervision of the collector. But they work under the supervision of the collector। लेकिन जो फौजदारी अदालत था वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंदर में ही थे। That means their judge was the Qazi and the Mufti, but they work under the supervision of the collectors। लेकिन वो कलेक्टर के अंडर में काम करते थे। अब हम आगे देखते हैं कि ये न्याय किस तरह से किया जाता था। सो एक्चुअली the Hindu Pandits they interpreted the Indian laws into the different branches of the धर्म शास्त्र।
तो हिंदू पंडित जो थे धर्मशास्त्र के विभिन्न शाखाओं के अनुसार कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। सो इट वाज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, यह एक प्रॉब्लम उत्पन्न करता था। दिस इज द रीजन in 1775 11 पंडित्स वर asked to compile a digest of Hindu laws। 1775 में पंडितों को कहा गया, 11 पंडितों को सेलेक्ट किया गया कि इन सभी धर्म शास्त्रों को मिलाकर एक लॉ बनाने के लिए, एक डाइजेस्ट बनाने के लिए। एंड दिस डाइजेस्ट इट वाज ट्रांसलेटेड बाय द हालहेड, NB हालहेड। और ये जो हिंदू डाइजेस्ट जो धर्मशास्त्रों के, डिफरेंट धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंगली बनाया गया था कानूनों की व्याख्या करने के लिए, इसे एक डाइजेस्ट में कंपाइल कर दिया गया था, एक डाइजेस्ट में संग्रहित कर दिया गया था। इसका इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का श्रेय जाता है NB हालहेड को। एंड द सेम पॉलिसी इट हैड बीन आल्सो अडॉप्टेड फॉर द मुस्लिम कोर्ट्स। और सेम पॉलिसी भी मुस्लिम कोर्ट्स के लिए भी सेम पॉलिसी अडॉप्ट किया गया। मौलवीज को यह अधिकार दिया गया कि एक डाइजेस्ट बनाए, सभी को कंपाइल करके एक डाइजेस्ट बनाए। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 a new सुप्रीम कोर्ट was established while a court of appeal, the सदर निजामत अदालत was also set up at कलकत्ता। और 1773 में सुप्रीम कोर्ट को भी सेटअप किया गया कलकत्ता में। सो पहले केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे, दीवानी और फौजदारी अदालत, लेकिन 1773 में सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे सभी कोर्ट के ऊपर होता है उसको सेटअप किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। द प्रिंसिपल फिगर ऑफ एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। इन सभी का जो प्रिंसिपल फिगर होता था, जो मुख्य अध्यक्ष होता था, वो होता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यू टैक्सेज एंड द taxes and also to maintain the law and order with the help of judges, police officers and darogas। इनका काम होता था रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट करना और डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर को, कानून और न्याय व्यवस्था को मेंटेन करना सिपाहियों की सहायता से, जजेस की सहायता से, पुलिस और दरोगा की सहायता से। So it was about the new administrative system. Now the next topic was the company army। ये है आपको कंपनी आर्मी। पहले क्या था कि the company officials they adopted the same army system that was adopted by the Mughals, that means the infantry and the cavalry। उन्होंने सेम चीज़ को अडॉप्ट किया था जैसे कि मुग़ल आर्मी में था, एक कैवलरी था और एक कैवलरी दैट मीन्स द मेन ऑन हॉर्स बैक, यानी घुड़सवार जो होते थे, और इन्फेंट्री जो पैदल सेना होते थे। तो मुग़ल आर्मी में घुड़सवार को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस प्राप्त था और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी तलवारबाजी और तीरंदाजी को, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्फेंट्री सेना को नहीं दी जाती थी। एंड टाइम टू टाइम देयर वेर आर्म्ड प्रेजेंस इन द विलेजेज दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द जमींदार्स ड्यूरिंग द वार्स टू द मुग़ल आर्मी। और गाँवों में जमींदारों के अंतर्गत एक आर्म्ड किसानों का सेना भी होता था, जिसको समय समय पर ये जमींदार जो है मुग़ल आर्मी को प्रोवाइड करती थी जब ज़रूरत होती थी। तो बट द न्यू सिस्टम इट हैड बीन स्टार्टेड बाय द अवध एंड द बंगाल। अवध और बंगाल के नवाब ने नया सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ये लोग गाँव से पीजेंट्स को रिक्रूट करने लगे, उन्हें ट्रेनिंग देने लगे इन्फेंट्री सेना के रूप में, और इसका यूज़ वो लोग अपने सिपाही के रूप में करने लगे और मुगल्स को सप्लाई करने के लिए भी करने लगे ड्यूरिंग द
वार और एज पर नीडेड और नीड के हिसाब से ही। लेकिन इन 1820s द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। 1820 में कैवलरी जो घुड़सवार होते थे उसकी आवश्यकता कंपनी की सेना में धीरे धीरे कम होने लगी। एंड इट कॉज वाज द ब्रिटिश empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks। इसका कारण था कि ब्रिटेन की सेना जो बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में सिपाहियों के साथ इजिप्ट में जो वार में संलग्न थे, वार जो कर रहे थे, इन लोगों ने जो हिस्सा लिया था वो लोग मस्कट और मैचलॉक से आर्म थे। तो ये मस्कट या और मैचलॉक्स क्या है? मस्कट है अ हेवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। ये है एक बहुत ही हेवी गन होता था जिसको पैदल सेना यूज़ करती थी। और मैचलॉक्स है एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय अ मैच। और इसमें क्या था? मैचलॉक जो था इसमें एक तरह का गन होता था जिसमें पाउडर डाला जाता था मैच के द्वारा। तो ये जो तो आधुनिक वारफेयर इक्विपमेंट थे जिसका यूज़ जो था इन्फेंट्री सोल्जर्स ने करना शुरू किया था। दिस इज़ द रीजन द कैवलरी रिक्वायरमेंट हैज़ बीन डिक्लाइंड इन द कंपनी आर्मी। कैवलरी सेना जो है वो कंपनी से धीरे धीरे खत्म होने लगी और कम होने लगा। तो ये सारे रीजन थे इसके। और एक और चीज़ जो इसमें इन्वॉल्व किया गया था, नाउ British also adapted the same thing that had been adopted by the नवाब ऑफ अवध एंड बनारस। उन्होंने सेम थिंग को अडॉप्ट किया जिसे बनारस और अवध के नवाब ने अडॉप्ट किया था। वो क्या था? उन लोगों ने भी गांवों से पिजन्स को रिक्रूट करना शुरू किया, उन्हें ट्रेनिंग करना शुरू किया और उन्हें सोल्जर्स के रूप में डेवलप किया और इसका यूज़ वो अपने आर्मी के लिए करने लगी। तो अभी जो था ये ट्रेनिंग के बाद सम चेंजेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। they began to train our soldiers as in यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग में उन लोगों ने ट्रेनिंग देना शुरू किया है। they became more disciplined that regulated their life for more than before, but this created problem since लेकिन इसके कारण प्रॉब्लम भी आया सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। सो अभी ये नया अपॉइंटमेंट में इन लोगों के लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ। सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ, उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाने लगी, ड्रिल शुरू किया गया, डिसिप्लिन लाइफ उन्हें ज़्यादा जीना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम भी आने लगे बिकॉज आवर सिस्टम, आवर कल्चर वाज फॉलोड सम कास्ट एंड कम्युनिटी। कुछ कास्ट और कम्युनिटी के फीलिंग जो था वो उसे मेंटेन करते थे, बट इट वाज इग्नोर्ड व्हेन दे बिगेन टू वर्क एज द सोल्जर्स इन द कंपनीज आर्मी। जब उन लोगों ने कंपनी आर्मी में सोल्जर्स के रूप में काम करना शुरू किया। सो ये किस तरह का फीलिंग था जिसके कारण, जैसे कि कास्ट का फीलिंग होता है, जैसे हमारे यहाँ उस समय सिस्टम था अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच के भी डिफरेंसेस, और इट माइट पॉसिबल ऐसा हो सकता था कि आर्मी कंपनी सोल्जर्स में दोनों को एक साथ रखा जाता हो, एक साथ खाना दिया जाता हो और एक साथ सोने के लिए या बाकी सभी कामों के लिए फोर्स किया जाता था। जबकि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली शुरू में ये बहुत सारे डिफरेंसेस थे। सो देयर वर मेनी रीजन्स टू क्रिएटेड द प्रॉब्लम। ये बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसने हमारे जो भारतीय सोल्जर्स के बीच में जो था वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे।
बहुत सारे कम्युनिटी बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे और कैस्ट के बेसिस पे। और इसी का कारण था कि 1857 का रिवॉल्ट, इसी का कारण था। we'll read about the 1857 revolt in the chapter 5th। तो अब यहाँ एक the conclusion, so here we are looking that in this way the company developed itself from trade to territory. It began to expand its power by occupying the territory, and early the invention of the steam engine, it was also हेल्पफुल। और स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ भी बहुत ये हेल्पफुल हुआ। पहले क्या था कि इट वाज टेकन 7 to 8 month ट्रैवलिंग फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। यूरोप से इंडिया को में ट्रैवल करने में 7 से 8 मंथ लगते थे, बट ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द steam engine it was reduced only in 3 weeks. Now the traveling was possible within 3 weeks from Europe to India। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण ये ब्रिटेन के कॉलोनी रूल का एक्सपेंशन होने लगा हमारे कंट्री में। और अभी स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ साथ से ज़्यादा ब्रिटिशर्स इंडिया में आने लगे, बिकॉज दे हैड सीन द ह्यूज रिसोर्स in India। It was giving the opportunity to become lead a royal life after returning back to their country। अब इनके साथ साथ इनके फैमिली मेम्बर भी आने लगे स्टीम इंजन के विकास के साथ। सो नाउ द चैप्टर इज क्लोज्ड। चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। एंड प्लीज़ do the comment, like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my videos।